वेलकम बैक नाज़रीन। बातचीत हम कर रहे हैं कुछ अभी एनर्जी सेक्टर की भी होगी, रिलीफ की बात भी होगी, लेकिन ब्रेक से पहले काई साहब आपके लिए एक सवाल छोड़ गया था कि हम कहीं हमें दिखता है कि हम ये जो जस्टिस भी है ये स्पेसिफिक इश्यूज को लेकर और स्पेसिफिक फ्रीक को लेकर जो है कि कहीं जल्दी हम फैसला करने की कोशिश करते हैं और कहीं हम दो दो तीन तीन महीने जो है कि वो मामलात को बिल्कुल ज़ेर इल्तवा रखते हैं। ये मामला आपको भी फील होता है कि वाकई कुछ जेन्युइन इश्यूज हैं उसको हम बगैर ये देखें कि अच्छा इसमें कौन फ्रीक है कौन नहीं है, हमें उसके ऊपर और बिलखसूस ये अदलिया के अंदर जो मुदाखलत का मामला है इसको तो कुछ सेटल डाउन होना चाहिए था ना? ये देखेंगी बात सबसे जो पहला आपका क्वेश्चन है वो बिल्कुल वैलिड है कि जो फैसले हैं टाइम फ्रेम उनका पार्टीज को देख के और इस तरह, तो ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। और ये बात जो है हम रिसेंटली हमारी पूरी बार काउंसिल की जो हमने मीटिंग की है चीफ जस्टिस साहब के साथ, ये कंसर्न हमने खुद उनके साथ इसका इजहार किया है। और ये जो नए जजेस की अपॉइंटमेंट थी ये भी बेसिकली इसी का एक रीजन थी ताकि हम्म। जज ज्यादा हों और केसेस टाइम से लगें और टाइम से डिसीजन लें। तो इसमें एक जो बात है कि जिसका जो लीगल फ्रेमवर्क में हमारे पूरे जुडिशल सिस्टम में कि जब एक जज है तो उसका कोई चीफ जस्टिस के पास कोई इख्तियार नहीं है कि किसी जज को कहे कि आप फैसला अभी करो, हम्म। देर से जल्दी करो। तो उस सिस्टम में और फैसला ना करना और काम ना करना किसी तरह से मिसकंडक्ट के जुमरे उसमें में नहीं नहीं आता। आता। हम्म। यस, तो अच्छा, हमने वैसे काई साहब एक चीज मेरे जहन अपने में कभी कभी आती है कि ये जो रिजर्व जजमेंट्स होती हैं इसमें कोई रूल्स ऑफ बिजनेस नहीं बनाए जा सकते कि अच्छा जी कि इतने दिन इतने हफ्ते या इतने महीने इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए ताकि तमाम जजेस को मालूम हो कि हमें इतने दिन या हफ्तों के अंदर अंदर फैसला जरूर देना है कि इससे मुख्तलिफ इसके फवायद भी होते हैं, नुकसान भी बेशुमार होते हैं। ऐसी बात नहीं है। असल तो ये है कि इस पे रूल होना नहीं चाहिए। इसके ऊपर बड़ी क्लियर सी बात है कि जिस वक्त जिस दिन कोई फैसला अनाउंस होता है तो वो उसी वक्त उसको लिखना चाहिए और पब्लिक को उसी वक्त वो फैसला मिलना चाहिए। ये जो हम्म। तरीका है जजमेंट रिजर्व करने का और 2-2 महीने 3-3 महीने उसको रखने का, ये तरीका अदरवाइज गलत है। तो हम्म। ये जो बात है इसके ऊपर हमने प्रॉपर तरीके से चीफ जस्टिस साहब के साथ जाके इसका हमने उन्हें रिक्वेस्ट किया है कि इस मामले को देखें कि चूंकि ये तो कोई तरीका नहीं है कि आज हम जजमेंट देते हैं और महीना जो है 2 महीने हम इंतजार करते रहते हैं कि उस पर लिखना क्या है। हम्म। तो डेफिनेटली इस बात का सदेपाप होना चाहिए। और हमने तो अभी जो रिसेंटली रिक्वेस्ट किया वो ये है कि इस लॉ में भी अमेंडमेंट होनी चाहिए कि ये जो मिसकंडक्ट है, अगर कोई जज काम नहीं करता, वो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करता, वो टाइम से आता नहीं है, टाइम से बैठता नहीं है और जो इस तरह के जो फैसले 3-3 महीने 6-6 महीने फैसले जो है वो रिजर्व करके रखता है, तो ये उसके मिसकंडक्ट के की डेफिनेशन में ये फाल करना चाहिए ये चीज। हम्म। क्योंकि तो आप तो देखें ना, आज आपने फैसला किया है तो आपने तो सारा केस पढ़ के फैसला किया है। तो हम्म। लिखने में कितनी देर लगती है कि अगर आप वो कहें कि हम्म। फैसला आपने कर दिया और अनाउंस कर दिया कि ये इसका ये डिसीजन है। अगर तो हम्म। अनाउंस ही ना हो कि हमने डिसीजन क्या करना है तो वो बात डिफरेंट है। फिर हम्म। आप उस सोच सकते हैं और उसके अंदर भी विद इन टाइम होना चाहिए कि 5 दिन हो जाए, 4 दिन हो जाए, 6 दिन हो जाए। ये तो नहीं है कि आप साल 6 महीने जो है वो इसको सोचते रहें फैसले के ऊपर, तो ये कोई तरीका नहीं है। ये तो रिसेंटली ये चीज़ें डेवलप हुई हैं। पहले अगर आप देखें नहीं था। पुराने वक़्त जब हमने लॉ हम्म। प्रैक्टिस स्टार्ट की तो उस वक़्त इस तरह का कोई मामला था नहीं। हम्म। उस वक़्त बिल्कुल जजमेंट जो थी वो सेम डे आती थी और ये तो तरीका बिल्कुल गलत है कि जजमेंट जो है वो आप 3 महीने बाद दें, 2 महीने बाद दें। इसकी कोई गुंजाइश लॉ में है ही नहीं है। इसके लिए रूल या किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और ये बार जो और कोर्ट को इसमें डेफिनेटली एक दूसरे के दस्तबाजू बनना चाहिए और इसको ताकि आवाम को इंसाफ भी मिले, बर वक्त मिले। मैडम शजरा, आपकी तरफ मैं आता हूँ। कुछ पॉइंट्स उठाए थे मोहम्मद अली सरफराज साहब ने। अभी एक तजवीज़ ये ज़ेर गौर है, आज ही एनर्जी मिनिस्ट्री और आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर इंटरेक्शन हुआ, कुछ एक्सचेंज हुआ कि अच्छा जी कि हम अगर 3 से 5 साल आईपीपीज़ को एडवांस पेमेंट कर दें जो तकरीबन 4,000 अरब रुपया बनती है, कि अगर ये हम कर दें तो हम इसमें आवाम को एक तो 5 रुपये फ़ी यूनिट रिलीफ दे सकते हैं और दूसरा जो हमारा सर्कुलर डेट है उसका बर्डन जो है वो भी कम हो जाएगा और हमें थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। तो आप समझती हैं कि फिजिबल है ये प्रपोजल, नंबर वन? और नंबर टू जो है कि क्या वो आईपीपीज जो गवर्नमेंट सेक्टर की है, 22 कंपनियां गवर्नमेंट की अपनी हैं, 21 पावर प्लांट जो हैं वो वापडा के हैं, तो और 6 जेनकोस के हैं,
क्या उनको भी इसी तरह से एडवांस पेमेंट जानी चाहिए? सरकार अपनी चीज़ें अगर मुआहदे से विड्रा करेगी, वहाँ तो शायद ना तो हमें किसी इंटरनेशनल कोर्ट का डर है, ना ही हमें कोई एक्स्ट्रा पेमेंट्स या जुर्मानों का डर है, तो वहाँ भी तो हम एटलीस्ट आवाम को कुछ रिलीफ दे सकते हैं। उस तरफ क्यों नहीं सोचते हम? जी, एक तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि इन्होंने जो बैठे में पीटीआई के मेरे भाई हैं, इन्होंने किस किस्म की लैंग्वेज आप देखें यूज की। झूठ बोलते हैं ये वो। मैं इनको ब्लेम नहीं करती, इनको सिखाया जाता है कि आप इस किस्म की इल्जाम तराशी करें, इस किस्म की आप लैंग्वेज बोलें, जिसको अवॉइड करना चाहिए। और इन्होंने खुद मान लिया कि हमारा वन मैन शो है, यानी कि ये इतराफ कर रहे हैं कि इनकी पार्टी जो है वो जमहूरियत में यकीन नहीं रखती। अंदरूनी जमहूरियत में जो पार्टी यकीन नहीं रखती, वो पाकिस्तान में जमहूरियत किस तरह लाएगी, वो पाकिस्तान की जमहूरियत को किस तरह मुस्तहकम करेगी। और यही वजह है कि ये कहते हैं कि हमने किसी सियासी जमात से बैठ के बात नहीं करनी। जब हमने ये ऑफर दिया कि हमसे बात करें, तो अवाम की खातिर दिया कि अवाम को जिस मुश्किलात में फंसा के ये गए हैं, उसमें से निकालने के लिए कोई ना कोई रास्ते निकाले जाएं। जो ये इन्होंने बहुत अच्छी तजावीज दी, इनका अपना 3.5 साल का जिस वक्त हुकूमत थी, क्यों नहीं उन्होंने उस वक्त आईपीपीज के काम पे काम किया। आईपीपीज को आज की बात नहीं है, बहुत देर की बात है, और आईपीपीज पे काम होना चाहिए। मैं इससे 100% अग्री करती हूँ, और हम काम कर रहे हैं। आपने प्राइम मिनिस्टर की तकरीर सुनी जिसमें उन्होंने 2 चीजों का जिक्र किया जो कि इस वक्त उनकी प्रायोरिटी है, एक पावर सेक्टर और एक एफपीआर। और उन्होंने कहा कि इन 2 महकमों पे जब तक कि हम कंट्रोल नहीं करेंगे, पाकिस्तान एक बेहतरी की तरफ नहीं जा सकता। इसके ऊपर काम हो रहा है, इसके ऊपर टेक्निकली हर चीज किस्म का काम हो रहा है। अब देखने में या सुनने में जो चीजें आती हैं, हो सकता है कि वो उतनी उस तरह से टेक्निकली पॉसिबल ना हो। और जो आप कह रहे हैं कि हमने सॉवरेन गारंटी जो दी हुई है, कई हमारे मुल्क के अंदर भी ऐसी चीजें जिन्होंने बैरूनी मुल्क कंसोर्शियम्स के साथ शायद मुआहदे की हो या इस तरह की चीजें हो। लेकिन गवर्नमेंट की अपनी कंपनीज में तो कंसोर्शियम या इंटरनेशनल नहीं होगा ना। ठीक है, लोकल और फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमें समझ में आता है कि आईपीपी जो है। ठीक कह रहे हैं, मैं आपसे इस चीज में अग्री करती हूँ कि जो हमारी अपनी कंपनीज है, अगर कोई ऐसी चीज है जिसपे कि हमें सॉवरेन गारंटी पे ना करना पड़े, बिल्कुल बीइंग पाकिस्तानीज, उन लोगों को इस वक्त अगर कुर्बानी भी देनी पड़े तो देनी चाहिए, और उनको नुकसान भी उठाना पड़े तो उठाना चाहिए, क्योंकि अवाम इस वक्त मुतहम्मिल नहीं है इन बिजली के बिलों के, इन बिजली की। अच्छा, दूसरा ये जो तजवीज़ है, आप समझते हैं कि ये काबिल अमल या एक मुनासिब तहजीब है कि पाकिस्तान की जो मेशत की हालत है इस वक्त, उसमें कि आप 4000 अरब जो अगले 3 से 5 साल की पेमेंट कर देंगे। अच्छा, वो पैदावार होती है नहीं होती है, लेकिन हम उनको 3 से 5 साल अगले फ्यूचर के भी कर दें इन हालात के अंदर। तजवीज़ के पीछे क्या थॉट है या क्या, मुझे उसका नहीं पता। लेकिन आप ये देखें कि प्राइम मिनिस्टर, उनकी कैबिनेट, अभी हमने 500 बिलियन जो है वो इसकी सब्सिडी के लिए दिया, एनर्जी सेक्टर के लिए। 11.1% महंगाई, पिछले 3 साल की सबसे कम सतह पे महंगाई लाने की कोशिश करें। एफबीआर को डिजिटलाइज करने की कोशिश करें ताकि लोगों की हरासमेंट और इस तरह की चीजें बंद हो, टैक्स नेट में इजाफा हो। और अभी ये भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जो तनख्वाहदार तबका जो 1 लाख तक की तनख्वाह है, उसके लिए 40 बिलियन रुपए की सब्सिडी दी जाए ताकि उनके ऊपर टैक्स कम हो। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि प्राइम मिनिस्टर तमाम वो स्टेप्स उठा रहे हैं जिसपे कि अवाम को रिलीफ मिले, अवाम के लिए फायदा हो। ये वाली जो स्कीम है, इसके ऊपर भी अगर गौर हो रहा है तो यकीनन इसके कोई ऐसे एस्पेक्ट्स होंगे जो इस वक्त मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि मैं इससे वाकिफ नहीं। ठीक है, मोहम्मद अली सरफराज साहब, आपकी तरफ मैं आप इस पर भी बात पहले कर रहे थे, लेकिन आपकी याद दहानी के लिए कि पीटीआई के दौर के अंदर भी आईपीपीज के एग्रीमेंट के ऊपर रिव्यू किया गया, एक कमेटी बनाई गई और उसने बड़ी जामे एक रिपोर्ट तरतीब दी, और उसमें कुछ पेमेंट्स के ऊपर कहा गया कि शायद ये अनऑडिटेड जो है कि वो पेमेंट्स कर दी गई हैं ऑडिट किए बगैर, और फिर कुछ प्रपोजल्स भी दी गई, लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त भी उन पर अमल नहीं हो सका। कुछ आईपीपी से वाबस्ता बिजनेस के लोग ऐसे थे जो उस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट का हिस्सा भी थे। तो आप नहीं समझते कि हुकूमतों को रैदर दैन के बड़े बड़े बिजनेस टाइकून जो बेनिफिट उठा रहे होते हैं आवाम के कीमत के ऊपर, कि उनको सपोर्ट करने की बजाय बिजनेस को ज़रूर सपोर्ट करें, लेकिन ये भी देखें कि मुल्क के ऊपर, ख़जाने के ऊपर कितना बोझ बनता है, आवाम के ऊपर कितना बोझ बनता है, कि उसको भी तो कुछ ना कुछ देखना चाहिए ना। वो रिपोर्ट्स अभी भी कहीं ना कहीं पड़ी होंगी कि उस पर आप नहीं समझते कि अमल होना चाहिए था उस वक्त भी, और अभी अगर होना चाहिए तो क्या होना चाहिए? खालिद साहब, डू वी हैव अ कंसेंसस ऑन दिस? Do we all have a consensus on this कि IPPs
पाकिस्तान का खून निचोड़ रहे हैं। आई थिंक वी हैव दैट कंसेंसस। मेरी बहन ने अभी कहा कि जी मैंने कोई जुबान गलत है, अगर इनको ऐसा लगा तो मैं माजरत चाहता हूँ, मेरा मकसद बिल्कुल इनकी दिल नजारी नहीं था। शी यूज द वर्ड कल्ट फॉर द पाकिस्तान ओनली नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, ज्यादती इन्होंने की थी। जिसके बाद मैंने इनको कहा कि मोहतरमा आपकी शायद नीयत बहुत अच्छी होगी, बट जनरली एक परसेप्शन है, जब आप पढ़ते हैं ना मार्केटिंग, उसमें कहते हैं परसेप्शंस आर स्ट्रॉन्गर देन रियलिटीज। नहीं, लेकिन वैसे अली साहब ये मेरी एक जाती राय है कि पाकिस्तान की सियासत में देखें, अगर नवाज शरीफ साहब का नाम निकाल दें तो मुस्लिम लीग नून जो है कि वो ना होने के बराबर रह जाती है। पीपल्स पार्टी में भुट्टो साहब का नाम निकालें, इसी तरह पीटीआई में से इमरान खान का नाम निकालें तो पीटीआई भी जीरो हो जाती है। पाकिस्तान का कल्चर ही कुछ ऐसा है। खालिद साहब इनमें इतनी इखलाकी जरूरत नहीं है कि ये बात को एडमिट करें। इन्होंने कहा कि मैंने शायद एडमिट कर लिया कि हमारी पार्टी जमहूरियत में बिलीव नहीं करती। मैंने ये नहीं कहा था कि पीटीआई इज अ वन मैन शो। आई सेड वन मैन स्टोल द शो एज फार एज द कंट्री इज कंसर्न्ड। एक आदमी के पीछे पूरा पाकिस्तान है। दोनों बातें ये जरा इस पे आ जाए जो जरा अवाम के भले की बात है कि आप क्या समझते हैं कि क्राइसिस में अवाम के भी इंटरेस्ट को देखा जाए, कौम के भी, मुल्क के भी। सर मेरी गुजारिश, आपने बड़ी अच्छी प्रपोजल दी। आपने जो बात की बिल्कुल ठीक कही है। आपकी हुकूमत पाकिस्तान के इदारों की जो इन्वेस्टमेंट है आईपीपीज के अंदर, अगर मैडम शिजरा मनसब से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि ये इस वक्त गवर्नमेंट में है, इनकी जमात में बड़ी जमहूरियत की बात होती है, कंसेंसस इस बात पे अक्रॉस द बोर्ड वैसे डेवलप हो चुका है कि आईपीपीज को वी नीड टू सॉर्ट दिस मैटर आउट। शी शुड प्रेजेंट अ बिल इन द नेशनल असेंबली जिसमें ये बात करें। इनकी तरफ से आए, मैं देखता हूं इनकी जमात में कितनी कुछ जमहूरियत है जिसका ये बड़ा क्लेम कर रही है। ये प्लीज वहां पे असेंबली में बात करें, हम खड़े होकर इनको सपोर्ट करेंगे कि ये जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस आईपीपीज, जितनी आईपीपीज इनकी हैं, इनके कॉन्ट्रैक्ट्स को रीनिगोशिएट किया जाए, या अगर पाकिस्तान में अब इन कॉन्ट्रैक्ट इनका 2-2 साल का पे बैक पीरियड था, जितनी इनकी इन्वेस्टमेंट थी 2-2 ढाई सालों में ये सारे पैसे पूरे कर चुके हैं। और अब इस मुल्क पर रहम किया जाए, इनसे शुरू किया जाए, इनके कॉन्ट्रैक्ट्स को नल एंड वॉइड कर दिया जाए। बिकॉज आपके मुल्क के अंदर प्रोडक्शन कैपेसिटी अबाउट 44,000 मेगावाट्स और आपके 1000 मेगावाट्स, आपकी डिमांड सारी 18 से 22 हजार मेगावाट है। आपने एक एंटीसिपेटेड ग्रोथ इन द इकोनॉमी के सर पे इस किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स किए थे। 2024 अप्रैल के अंदर इस गवर्नमेंट ने, कोalition गवर्नमेंट ने हमारी सामने नेशनल असेंबली के अंदर एक आईपीपी का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया है। सो आई हैव सीरियस डाउट्स अबाउट देयर इंटेग्रिटी, अबाउट द इंटेग्रिटी ऑफ दिस गवर्नमेंट। ये पैसे पकड़ रहे हैं और ये नए कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं। आगे ये 3 साल की मैंने पहले भी बात बड़ी क्लियरली की थी, ये सेफगार्ड पाकिस्तान को नहीं कर रहे, ये सेफगार्ड आईपीपीज को कर रहे हैं। और पाकिस्तान गवर्नमेंट के जितने आईपीपीज हैं उनको आईपीपीज के कैंसिलेशन ऑर्डर्स करें। अगर असेंबली में ये बिल पास करते हैं, हम इनके साथ खड़े होकर कैंसिल करवाएंगे। ये सरफराज साहब, गवर्नमेंट ये लास्ट मिनट है हमारे पास, तो मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि क्यों नहीं, अगर आप दोनों इस चीज पे इत्तेफाक करते हैं तो फिर दोनों मिलके आप बिल जो है कि जमात की गारंटी देता हूं, मेरी जमात पढ़ी लिखी जमात है। जब इस किस्म की बात आएगी, आप इंटरेस्ट की बात आएगी, हम खड़े होंगे इनके साथ। जी मैडम शिजरा, आप अपने उसमें आपने क्यों नहीं किया? इस बात का आपने जवाब नहीं दिया। तब तो आपकी हुकूमत थी ना 3.5 साल, तब क्यों नहीं किया? अगर उस वक्त नहीं, देखें जी बात पता क्या, कई दफा आप, आई एग्री विद यू, अगर उस वक्त भी इस बारे में बातचीत हुई थी, समहाउ हमारी गवर्नमेंट बिफोर टाइम चली गई। आई थिंक जब ये बात शुरू हुई थी तो उसका पर्पस यही था कि इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। बीच में एक शब खून मारा गया जिसके नतीजे में आपकी जमातें आके हुकूमत में बैठ गई हैं। We should have been given a fair chance। अच्छा, ये टाइम भी हमारा खत्म हो रहा है। वैसे उस दौर में एक चीज हुई थी मोहम्मद अली सरफराज साहब, उसमें एक चीज हुई थी कि उस वक्त डॉलर रेट को कैप कर दिया गया था, वरना शायद ये अब आज दुगनी कीमत होती। एक चीज वो पॉजिटिव हुई थी। लेकिन मेरा ख्याल है कि आप दोनों मिलके ना कि ये करारदाद या बिल जरूर लेकर आए कि सरकारी जो चीजों की निकली थी ना, लोगों के हालात ये नहीं थे। अब अगर ये बहुत प्रेसिंग नीड है और we can't do without it, लेकिन अवाम की सियासत करनी है, डेफिनेटली आपको सियासी जमातों को जरूर बड़ा किरदार अदा करना होगा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली सरफराज साहब, आपका भी, शिजरा मंसूर आपका भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।